नमस्कार दोस्तों, नए जोश और जुनून के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी फाइनल ईयर का जो सेकंड पेपर है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आज समझने का प्रयास करेंगे। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए साथियों, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखें तो ये 99% इसकी संभावना आने की, और ये बड़े प्रश्नों में अक्सर आता है। कई बार एग्ज़ाम में इसको 20 नंबर वाले क्वेश्चन में देखने को ये मिलता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए साथियों, कल वाले वीडियो में मैंने साक्ष्य विधि एलएलबी फाइनल ईयर का जो साक्ष्य विधि फर्स्ट पेपर है उसका मैंने एक क्वेश्चन समझाने का आपको प्रयास किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें और उसको समझने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और 20 नंबर में वो आता है। तो कृपया करके एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें और इस वीडियो को देखिए। अब साथियों, आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय पे मिल सके। और एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर एलएलबी से संबंधित हर प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एलएलबी की परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैनल पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए समय समय पर वीडियो को, ताकि आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाँ, तो अपना प्रश्न इस प्रकार है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है, अथवा इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका होता है, उसमें सबसे पहले परिचय लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला, उसको ये समझ में आता है कि मतलब परिचय लिखा है, फिर उसमें उसके आधार पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ होता है, तो उसको ये लगता है कि हाँ, स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की है और इस आंसर को अच्छे से मेंटेन किया है। तो वो उसी प्रकार चेक करेगा, उसकी धारणा मन में यही हो जाती है कि इसने अच्छा कुछ लिखा है। तो कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो, एलएलबी का एग्ज़ाम देते हो कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड फाइनल या सेमेस्टर वाइज जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें ये ध्यान रखें, क्योंकि अपने क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं और इनमें है ना अपने को एक आधार बना के लिखना होता है। तो सबसे पहले हर प्रश्न का एक परिचय बनाइए छोटा सा। उस परिचय के अंदर नॉर्मल इतना लिखिए कि वो परिचय कम से कम 4 या 5 नंबर देने लायक वो हो जाए, इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए अपना परिचय देख लेते हैं। देखिए, विधियां 2 प्रकार की होती हैं, सारभूत अर्थात मौलिक विधि एवं प्रक्रियात्मक विधि। तो 2 प्रकार की विधियां होती है, एक तो होती है मौलिक विधि और दूसरी बताई गई है प्रक्रियात्मक विधि। आगे, सारभूत विधियां अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करती हैं, तो प्रक्रियात्मक विधियां प्रवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख करती हैं। जिस प्रकार मौलिक विधियां हैं वो अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख करती हैं, उसी प्रकार प्रक्रियात्मक विधियां उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख करती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो अपनी दंड प्रक्रिया संहिता है, ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। यह आपराधिक मामलों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण
आदि की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करती है। तो ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये क्या है कि प्रक्रियात्मक विधि है और यह आपराधिक मामले, जो अपराध से संबंधित मामले हैं, उनके अंदर अन्वेषण, जांच और विचारण आदि की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। आगे इसमें एक लाइन और लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सन 1898 में व्यवस्थित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया था। तो भारत के अंदर सर्वप्रथम देखा जाए तो 1898 में व्यवस्थित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया था। समय समय पर इसमें अनेक बार संशोधन किए गए हैं और समय समय पर जब आवश्यकता लगी तब उनमें संशोधन भी किए गए हैं। अंततः इसके स्थान पर 1973 में एक नई प्रक्रिया संहिता की रचना की गई। अभी जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो 1973 में लागू हुई थी और वही चल रही है। आगे देखिए, इस संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में है। अब जो प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस संहिता का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है, यानी भारत के हर क्षेत्र में यह संहिता लागू है, समान रूप से लागू है, किसी के लिए कम नहीं और किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थी। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थी, यानी 1973 से पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को इसमें अलग किया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 9 के द्वारा इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। और बाद में क्या है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना था 2019 में, उसके द्वारा क्या है, यह पूरे भारत पर लागू कर दी गई थी। तो चलिए आगे दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषताएं देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। इसमें पहली है, इसमें कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। तो ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनी है, इसके अंदर कुल 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। सेकंड देखिए, इस संहिता की मुख्य विशेषता न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। यानी ये जो दंड प्रक्रिया संहिता बनी है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा जाए, इनका कार्य क्षेत्र अलग अलग रखा जाए, यानी इन दोनों का आपस में कोई भी हक, कोई भी मतलब क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग या पृथक पृथक होनी चाहिए, यही इसका मेन उद्देश्य था। तीसरा देखिए, आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा 60 दिन एवं 90 दिन की निर्धारित कर दी गई। पहले क्या थी, इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं थी। कोई भी आरोप पत्र, अगर किसी के विरुद्ध कोई आरोप है तो वो आरोप पत्र की जो समय सीमा थी वो निर्धारित नहीं थी। लेकिन ये दंड प्रक्रिया संहिता बनने के बाद इसमें 60 दिन या 90 दिन निर्धारित कर दिए गए कि इन दिनों के अंदर आरोप पत्र न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि इस अवधि में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभियुक्त सांविधिक जमानत पर छूटने का हकदार होगा। अगर जो समय सीमा न्यायालय द्वारा निश्चित की गई है उस समय सीमा के अंदर अगर वादी आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो जो अभियुक्त है, अपराधी है, उसको जमानत पर छूटने का हक हो जाता है, यानी उसको जमानत मिलने की संभावना हो जाती है अगर समय पर आरोप पत्र जमा नहीं करवाया तो, यानी न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करवाया तो। फोर्थ देखिए, इसमें दंडादेश की अवधि में से अभिरक्षा में की अवधि को कम कर दिए जाने का प्रावधान है। और जो दंडादेश की अवधि है उसमें से
अभिरक्षा की अवधि को कम कर दिए जाने के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अगला, नई संहिता में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से तथा जमानतीय मामलों में जमानत पर छूटने के अधिकार से अवगत कराए जाने की व्यवस्था की गई है। और ये जो नई संहिता लागू हुई है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि इस कारण से या फिर इस अपराध में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी, जमानतीय मामलों में जमानत पर छूटने के अधिकार से अवगत कराए जाने की, यानी कोई ऐसा मामला है जो अवेलेबल है, जमानतीय जो मामला है जिसमें जमानत मिल सकती है, अगर ऐसा कोई मामला है तो अभियुक्त को उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। इसमें ये व्यवस्था की गई है। 6 है, साक्षियों के समन डाक द्वारा भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। और साक्षियों को जो समन भेजना होता है, न्यायालय द्वारा जो समन जाता है वो डाक द्वारा भेज सकती है। ज़रूरी नहीं है कि साक्षियों को न्यायालय के अंदर आना ही पड़े, उनको क्या है डाक द्वारा भी समन घर पे या जहाँ पर उन रहते हैं अपने क्षेत्र में, उनको डाक द्वारा समन भेजा जा सकता है। 7 है, छोटे मामलों में अभियुक्त को डाक द्वारा अभिवचन प्रस्तुत करने तथा समन में लिखी दंड राशि को जमा कराने की सुविधा प्रदान की है। ऐसे मामलों में उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। और कोई छोटे अपराध हैं जिनमें, उनमें क्या है, अभियुक्त को डाक द्वारा अभिवचन प्रस्तुत करने की परमिशन है, प्लस में समन में जो दंड राशि लिखी हुई है, यानी जितना जुर्माना उनके लिए लिखा हुआ है वो जुर्माना वो क्या है वहाँ आकर जमा नहीं करवा सकते, तो वो वैसे भी करवा सकते हैं। तो ऐसी भी सुविधा न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया के अंदर दी गई है। 8वां है, प्रतिभूतियों की कार्यवाहियों के लिए अब समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। अब जो प्रतिभूतियों की कार्यवाही हैं उनके लिए पहले क्या थी, कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब क्या है, इनके लिए समय सीमा एक निर्धारित कर दी गई है। 9 है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR की एक प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति को दिए जाने का प्रावधान है। अगर FIR किसी मामले में होती है तो उसकी एक प्रति यानी एक उसकी फ़ोटोकॉपी सूचना देने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए, ताकि उसको ये जानकारी में रहे कि अपने द्वारा ये FIR लगाई गई है, तो इस चीज़ की जानकारी अभियुक्त को रहे, इसलिए उसको एक प्रति दी जाएगी। 10 नंबर है, यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने से इनकार कर दिया जाता है तो उसे डाक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को भेजे जाने की व्यवस्था है। अगर मान लो कोई किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है और वो पुलिस में FIR लिखवाने के लिए गया है, लेकिन पुलिस FIR लिखने के लिए मना कर देती है, किसी कारणवश पुलिस FIR नहीं लिखती है, तो उसको ये अधिकार है कि वो एक जिला पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखे और वो डाक द्वारा उनको भेज सकता है। अगला, जमानत संबंधी मामलों में सुधार किया गया। यदि कोई व्यक्ति संबंधित न्यायालय के क्षेत्र से बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में ले जाए जाने की बजाय गिरफ्तार किए जाने वाले स्थान के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें देखिए कि यह कि कोई व्यक्ति अगर किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर गिरफ्तार किया जाता है, मान लो किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार है और उस क्षेत्राधिकार से बाहर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि
उसकी ज़मानत वहीं आके या फिर उसको वहीं न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ उसको पकड़ा है, जहाँ जिस अपराधी को पकड़ा गया है, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन सा न्यायालय आता है, उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जा सकता है और ऐसा मजिस्ट्रेट उसे जमानत पर छूटने का आदेश दे सकता है और उस क्षेत्राधिकार का जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय के समक्ष अगर उसको प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकेगा। 12 है, अनुसंधान के दौरान साक्ष्य के लिए बुलाए जाने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा व्यय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और अगर किसी मामले में अनुसंधान के दौरान साक्ष्य के लिए अगर किसी व्यक्तियों को बुलाया जाता है तो उनका जो आने जाने का जितना खर्चा हुआ है वो न्यायालय द्वारा वहन किया जाता है या राज्य सरकार क्या है उस खर्चे को वहन करती है। अगला है, अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। और कोई ऐसा अभियुक्त है, ऐसा अपराधी कोई है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने ओर से किसी वकील को हायर नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल वकीलों की फ़ीस बहुत मोटी मोटी होने लग गई है। इस वजह से हर कोई व्यक्ति वकील नहीं खड़ा कर सकता, इसीलिए न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा अभियुक्त को एक निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंदर सरकारी जो वकील होता है वो उसकी ओर से केस लड़ता है न्यायालय के अंदर। तो ऐसी निःशुल्क विधिक सहायता न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। अगला है, अभियोजन पेश करने तथा प्रसंज्ञान लिए जाने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। और न्यायालय के अंदर अभियोजन पेश करना या फिर प्रसंज्ञान लिया जाना, इसके लिए भी क्या है, समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अगला, सेशन मामलों में प्रारंभिक जांच की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानी जो सेशन मामले हैं जितने भी, उनके अंदर जो प्रारंभिक जांच होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला है, जूरी द्वारा विचारण की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो जूरी द्वारा जो विचारण की प्रथा थी उसको भी इस विधि के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। अगला, संहिता में तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का प्रावधान नहीं रखा गया है और इसके अंदर तृतीय श्रेणी जो थर्ड ग्रेड मजिस्ट्रेट होते हैं उसका प्रावधान नहीं रखा गया है। अगला, अंतरिम आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान हटा दिया गया। यानी जो न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जाता है उसके विरुद्ध हम अपील नहीं कर सकते, तो उसके विरुद्ध क्या है, पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इसकी लास्ट विशेषता है, अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अगर किसी अभियुक्त अपराधी को किसी अपराध के मामले में अगर दंड दिया जाता है तो उसको पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। तो देखिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन था अपना दंड प्रक्रिया संहिता की विशेषताएं। तो हमने पहले इसका थोड़ा परिचय देखा और उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देखी। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन लगभग ये 20 नंबर में आता है। तो आपको इसी प्रकार लिखना, पहले इसका परिचय लिख दीजिए, 5-7 लाइनों में ऊपर हो जाएगा। उसके बाद इसकी विशेषताएं डाल के पॉइंट टू पॉइंट इसकी विशेषताओं को लिखने का प्रयास करिए, ताकि चेक करने वाला एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे सके और आपके नंबर भी अच्छे आ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का यहीं विराम लेते हैं। आपको यह क्वेश्चन मेरे द्वारा समझाया गया, ये कितना समझ में आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ और ऐड करना है या किस प्रकार से समझाने का प्रयास करना है, अगर ऐसा कोई व्यू है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूँगा अगली बार।
और कोशिश ये रहेगी कि मैं जितने भी एलएलबी एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे एलएलबी फर्स्ट ईयर, एलएलबी सेकंड ईयर और एलएलबी फाइनल ईयर, इन सब के क्वेश्चन डालने का प्रयास करूँगा जिनसे आपकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो कृपया करके चैनल के साथ बने रहें। और अभी तक जिस व्यक्ति ने, भाई बहन ने, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ, जो अपने क्लासमेट हैं उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।